नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कह सकते हैं कि यूपीएससी और पीएससी जैसी परीक्षाओं की रीढ़ की हड्डी है, संसाधन और विकास। ये एनसीईआरटी का एक बहुत ही जरूरी चैप्टर है और आज हम इसके हर एक पहलू को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे संसाधन क्या है, फिर देखेंगे इन संसाधनों का वर्गीकरण कैसे होता है। इसके बाद हम भारत में भूमि उपयोग के पैटर्न पर नजर डालेंगे, फिर भारत की प्रमुख मिट्टी के प्रकारों को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे मृदा संरक्षण के बारे में। देखिए, हमने इसे ऐसे लॉजिकल फ्लो में रखा है ताकि आपको एग्जाम के टाइम रिवीजन करने में और चीजें याद रखने में बहुत आसानी हो। चलिए, एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इंसान के जिंदा रहने और किसी भी देश के विकास के लिए मतलब बिल्कुल फंडामेंटल हैं, जिनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। बस इसी सवाल के जवाब में छिपा है हमारे आज के टॉपिक का पूरा सार। तो सबसे पहले आइए यही समझते हैं कि ये संसाधन या रिसोर्सेज आखिर हैं क्या। देखिए, हमारे आसपास मौजूद हर वो चीज जो हमारी जरूरतें पूरी कर सकती है, वो एक संसाधन है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। किसी भी चीज को संसाधन कहलाने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। पहली, वो टेक्नोलॉजी की मदद से हमें मिल सके, यानी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। दूसरी, उसे हासिल करना आर्थिक रूप से मुमकिन हो, मतलब इकोनॉमिकली फीजिबल हो। और तीसरी, उसे समाज स्वीकार करे, यानी कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। असल में प्रकृति, टेक्नोलॉजी और संस्थाएं, ये तीनों मिलकर ही किसी चीज को एक उपयोगी संसाधन बनाते हैं। और हाँ, ये परिभाषा मेंस में आंसर लिखने के लिए एकदम परफेक्ट है, इसे याद रखिएगा। अब ये जो फ्लोचार्ट है ना, ये इस पूरे चैप्टर को समझने की मास्टर की है। इसमें साफ साफ दिखाया गया है कि संसाधनों को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक है प्राकृतिक और दूसरे मानवीय, और फिर इनके भी अलग अलग सब टाइप्स हैं जिन्हें हम आगे समझेंगे। तो चलिए अब इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो क्लासिफिकेशंस हैं ये अक्सर प्रीलिम्स में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, खास तौर पे मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में। तो यहां पर पूरा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला आधार है उत्पत्ति यानी ओरिजिन। इसके आधार पर संसाधन या तो बायोटिक यानी जैव होते हैं या एबायोटिक यानी अजैव। बायोटिक मतलब जिनमें जान है, जैसे हम इंसान, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब। और एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग है, जैसे पत्थर, चट्टाने, मिनरल्स। बिल्कुल सीधा और सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा आधार है एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी क्या वो खत्म हो सकते हैं। तो एक होते हैं रिन्यूएबल यानी नवीकरण योग्य, जो खुद को रिन्यू कर सकते हैं या हम उन्हें दोबारा बना सकते हैं, जैसे सूरज की रोशनी, हवा, पानी, ये चलते रहते हैं। दूसरी तरफ है नॉन रिन्यूएबल, अनवीकरणीय योग्य। इन्हें बनने में लाखों साल लग जाते हैं और एक बार इस्तेमाल हो गए तो समझिए खत्म, जैसे कोयला और पेट्रोल। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एनवायरनमेंट और इकोनॉमी से जुड़े सवालों और एसेज के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इनके अलावा भी 2 और बेसिस पर हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं। एक है ओनरशिप के आधार पे, मतलब मालिक कौन है, कोई एक इंसान है, पूरा समाज है, देश है, या फिर ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। और दूसरा है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर, यानी हम उन्हें कितना इस्तेमाल कर पा रहे हैं, क्या वो अभी पोटेंशियल हैं या पूरी तरह डेवलप्ड हैं। ये दोनों ही क्लासिफिकेशन गवर्नेंस और रिसोर्स मैनेजमेंट से जुड़े सवालों के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए अब एक बहुत ही अहम केस स्टडी की तरफ पढ़ते हैं। भूमि यानी लैंड, एक ऐसा संसाधन जो लिमिटेड है, फाइनाइट है, लेकिन जिसकी जरूरत हर किसी को है, बहुत ही जरूरी। यहां 2 पाई चार्ट हैं जो भारत में लैंड यूज पैटर्न को दिखा रहे हैं। लेफ्ट वाला है 1960-61 का और राइट वाला है 2002-3 का। अगर आप ध्यान से देखें तो इन लगभग 40 सालों में नेट सोन एरिया यानी जिस जमीन पर खेती होती है उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया है, लेकिन फॉरेस्ट कवर यानी वन क्षेत्र में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। ये क्या दिखाता है? ये हमारी बदलती प्राथमिकताएं और सफल फॉरेस्ट पॉलिसीज को दिखाता है। भूमि की बात हो गई तो अब जाहिर है हम बात करेंगे एक और बहुत ही जरूरी संसाधन की, मिट्टी यानी सॉइल। ये हमारे देश की खेती का आधार है और एग्जाम में यहां से सवाल तो बनता ही बनता है। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ये आपको बताएगा कि भारत में कौन सी मिट्टी कहाँ मिलती है। इस मैप बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में जो रीजनल सवाल आते हैं उनका जवाब यहीं छिपा है। सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी या एल्यूवियल सॉइल की। ये भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली और सबसे जरूरी मिट्टी है।
पूरे उत्तरी मैदान इसी से बने हैं। इसके दो टाइप हैं, खादर और बांगर। खादर मतलब नई जलोढ़ मिट्टी जो नदियों के पास मिलती है और बहुत उपजाऊ होती है, और बांगर मतलब पुरानी जलोढ़, गन्ना, धान, गेहूं, इन सब फसलों के लिए ये मिट्टी बेस्ट है। अब आती है काली मिट्टी, जिसका दूसरा नाम रेगुर भी है। ये नाम जरूर याद रखिएगा। ये ज्यादातर डेक्कन ट्रैप वाले इलाके में मिलती है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी नमी सोख कर रखने की गजब की क्षमता। इसी वजह से ये कपास यानी कॉटन की खेती के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। अगली है लाल और पीली मिट्टी। अब सवाल उठता है कि इसका रंग लाल क्यों है? तो ये होता है क्रिस्टलाइन रॉक्स में लोहे के अंश की वजह से। और जब इसी मिट्टी में पानी मिल जाता है तो ये पीली दिखने लगती है ना कमाल? ये आपको दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में मिलेगी। अब दो और खास मिट्टियों की बात कर लेते हैं। एक है लैटेराइट मिट्टी। ये उन जगहों पर बनती है जहां बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिससे मिट्टी के पोषक तत्व बह जाते हैं, जिसे कहते हैं इंटेंस लीचिंग। लेकिन ये चाय और कॉफ़ी के लिए बहुत अच्छी होती है। और दूसरी है मरुस्थली मिट्टी। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये रेतीली और खारी होती है और पश्चिमी राजस्थान जैसे इलाकों में पाई जाती है। तो हमने मिट्टी के प्रकार तो समझ लिए, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है, सॉयल इरोजन यानी मृदा क्षरण। तो अब हम इसी समस्या पर और इसे रोकने के उपायों पर फोकस करेंगे। और हाँ, ये मेंस के लिए एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। पानी से होने वाले सॉइल इरोजन के दो मुख्य प्रकार यहां आप देख सकते हैं। लेफ्ट में है शीट इरोजन, मतलब जब पानी मिट्टी की ऊपरी परत को एक चादर की तरह बहा ले जाता है। और राइट में है गली इरोजन, जिसमें पानी गहरी गहरी नालियां बना देता है। इससे जो जमीन बनती है उसे बैडलैंड्स कहते हैं, और इसका सबसे फेमस उदाहरण है चंबल घाटी। तो सवाल यह है कि इसे रोकें कैसे? इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही कारगर वैज्ञानिक तरीके हैं। पहला है कॉन्टूर प्लॉइंग, यानी ढलान पर आड़ी जुताई करना, जिससे पानी का बहाव धीमा हो जाए। दूसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसमें फसलों के बीच घास की पट्टियां लगा देते हैं, जो हवा की रफ्तार को कम कर देती हैं। और तीसरा है शेल्टर बेल्ट्स, मतलब पेड़ों की लाइन लगा देना, जो रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती हैं। और आखिर में ये सारी बातें, चाहे वो मिट्टी बचाने की हों या किसी और संसाधन की, ये सब एक बड़े ग्लोबल गोल से जाकर जुड़ती हैं, और वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। रियो समिट के एजेंडा 21 में भी यही कहा गया था कि हमें डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन इस तरह से कि पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें। तो अब अंत में एक सवाल सबके लिए। रिसोर्स प्लानिंग सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सोचिए, इस बड़े नेशनल मिशन में एक व्यक्ति के तौर पर हम और आप क्या योगदान दे सकते हैं? चलिए, आज एक बड़े दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। हम अपने आसपास की दुनिया का इस्तेमाल आखिर करते कैसे हैं? आइए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, जो फोन हमारे हाथ में है, जो पानी हम पीते हैं और जिस हवा में हम सांस लेते हैं, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? इसका जवाब इन सबको एक ही धागे में पिरो देता है। तो ये सब है संसाधन, मतलब हमारे आसपास की हर वो चीज जो हमारी किसी भी जरूरत को पूरा करती है, वो एक संसाधन है। चाहे वो खेतों की मिट्टी हो, नदियों का पानी हो, या फिर हमारे फोन के अंदर मौजूद कीमती मिनरल्स। अब कहानी में एक ट्विस्ट है। सारे संसाधन एक जैसे नहीं होते। कुछ होते हैं नवीकरणीय, मतलब रिन्यूएबल, जैसे सूरज की रोशनी, हवा, ये कभी खत्म नहीं होते। प्रकृति इन्हें लगातार बनाती रहती है। लेकिन फिर आते हैं अनवीकरणीय, मतलब नॉन रिन्यूएबल, जैसे कोयला, पेट्रोल, मिनरल्स। एक बार इस्तेमाल कर लिया तो बस खत्म। और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। इस चुनौती को और अच्छे से समझने के लिए भारत के जमीनी संसाधनों को ही देख लीजिए। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, हमारी जमीन मैदानों, पहाड़ों और पठारों में बटी हुई है। हर हिस्से का अपना एक अलग काम है, अपनी एक अलग अहमियत है। ये हमें याद दिलाता है कि जमीन जैसा विशाल संसाधन भी असल में सीमित है। और देखिए, ये सिर्फ भारत की जमीन की कहानी नहीं थी। जैसे जैसे 20वीं सदी खत्म हो रही थी, दुनिया भर में एक खतरनाक सच सामने आ रहा था। हम विकास की दौड़ में इतने अंधे हो गए थे कि अपने कीमती संसाधनों को बहुत तेजी से खत्म कर रहे थे और अपने ही ग्रह को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये एक तरह का अलार्म था जो पूरी दुनिया में बज रहा था।
तो सवाल ये था कि इस बढ़ती दुविधा से निकला कैसे जाए। एक तरफ विकास की जरूरत थी तो दूसरी तरफ पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी। ये संतुलन आखिर बनता कैसे? इसका जवाब हमें इतिहास के एक बहुत अहम मोड़ पर ले जाता है। साल था 1992। ब्राजील के शहर रियो डी जानेरियो में दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों के बड़े बड़े नेता इकट्ठा हुए। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन था और सबका लक्ष्य एक ही था, एक ऐसा रास्ता खोजना जहां विकास और पर्यावरण एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी बनकर चल सकें। और उसी समिट से एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया निकल कर आया, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक ऐसा विकास है जो हमारी आज की जरूरतों को तो पूरा करे ही, लेकिन इस तरह से कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जरूरतों के लिए कोई समझौता न करना पड़े। ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक वादा था। इसे और आसान भाषा में समझें तो इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, आज की जरूरतें पूरी करो। दूसरा, ये ध्यान रखो कि विकास से पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचा कर रखो। सिंपल लेकिन बहुत गहरा सिद्धांत है ये। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई समझदार इंसान अपने परिवार की विरासत को एक ही बार में खर्च नहीं कर देता, बल्कि उसे संभाल कर रखता है ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी उनका हिस्सा मिले। ये सिर्फ कोई पॉलिसी नहीं है, ये आने वाले कल के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। और हाँ, रियो समिट सिर्फ बातों और आइडियाज तक ही सीमित नहीं रहा। वहां से एक ठोस एक्शन प्लान भी निकला जिसे नाम दिया गया एजेंडा 21। ये 21वीं सदी के लिए एक रोड मैप जैसा था। इसका मकसद था कि दुनिया के सारे देश मिलकर गरीबी, बीमारी और पर्यावरण को हो रहे नुकसान जैसी बड़ी चुनौतियों से लड़ें। लेकिन एक बात समझनी होगी, एजेंडा 21 एक मंजिल नहीं बल्कि सफर की एक शुरुआत थी। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला मिशन है जो आज भी हर समाज और हर देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। और अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, एजेंडा 21 एक ग्लोबल वादा था, पर इस वादे को निभाने की जिम्मेदारी असल में है किसकी? क्या सिर्फ सरकारों की या बड़ी-बड़ी कंपनियों की, या फिर इसमें हम सबकी भी कोई भूमिका है? इस पर जरूर सोचिएगा। भारत के जंगल और वन्य जीव, ये सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये वो टॉपिक है जहां से यूपीएससी और बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में सीधे सवाल बनते हैं। तो चलिए आज इसी खजाने की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं हर जरूरी पहलू को। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले जानेंगे भारत की जैविक संपदा के बारे में, फिर देखेंगे कि ये खतरे में क्यों है। इसके बाद हम इन खतरों को अलग अलग श्रेणियों में बांटना सीखेंगे, फिर नजर डालेंगे सरकारी कोशिशों पर और आखिर में समझेंगे कि आम लोग यानी समुदाय इस संरक्षण में क्या भूमिका निभाते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। आखिर दुनिया के नक्शे पर भारत की बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता कितनी मायने रखती है? इसकी अहमियत क्या है? तो ये देखिए, ये आंकड़ा अपने आप में सब कुछ कह देता है। दुनिया में जितनी भी प्रजातियां हैं उनमें से 8% अकेली भारत में मिलती हैं। सोचिए जरा, इसी वजह से भारत दुनिया के 17 मेगा डाइवर्स देशों में से एक है। ये एक बड़ा तमगा तो है, पर साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। और जब हम 8% कहते हैं तो ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है लगभग 81,000 तरह के जीव जंतु और करीब 47,000 तरह की वनस्पतियां। और एक दिलचस्प बात यह है कि हमारे देश में जीवों की प्रजातियां वनस्पतियों के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं। असल में यही विविधता ही तो भारत की असली दौलत है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। ये बेशकीमती खजाना अब खतरे में है और यही हमें आज की सबसे बड़ी चुनौती की तरफ ले जाता है। और ये खतरा कोई मामूली बात नहीं है। आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। हमारी लगभग 10% जंगली वनस्पतियां और 20% यानी मैमल्स सीधे सीधे संकटग्रस्त सूची में हैं। इसे ऐसे समझिए कि हर 5 में से एक मैमल प्रजाति हमेशा के लिए खत्म हो जाने की कगार पर है। तो सवाल उठता है कि इस गिरावट के पीछे आखिर वजह क्या है? खैर, वजह कई हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। खेती का विस्तार, जिसके लिए जंगल काटे गए, झूम जैसी पारंपरिक खेती, फिर बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि बांध बनाना और खनन। इसका एक बड़ा उदाहरण पश्चिम बंगाल का बक्सा टाइगर रिजर्व है, जहां डोलोमाइट के खनन ने बाघों के घर को ही तबाह कर दिया। ये सारे फैक्टर्स मिलकर हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस बिगाड़ रहे हैं।
अब जब हम कहते हैं खतरे में हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या सारे खतरे एक जैसे होते हैं? नहीं। इन खतरों के अलग अलग लेवल को समझने के लिए दुनिया भर के कंजर्वेशनिस्ट्स एक खास सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। और वो सिस्टम है IUCN का। पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक ग्लोबल संस्था है जो दुनिया भर की प्रजातियों को उनकी कंडीशन के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में रखती है। और ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि किस प्रजाति को बचाने के लिए फौरन एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो IUCN प्रजातियों को कई कैटेगरी में बांटता है। एक तरफ हैं सामान्य प्रजातियां, जिनकी आबादी ठीक ठाक है, और फिर स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर हैं संकटग्रस्त, सुभेद्य, दुर्लभ और आखिर में लुप्त प्रजातियां, जो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं। चलिए इनमें से कुछ सबसे ज़रूरी कैटेगरीज को थोड़ा और समझते हैं। ओके, तो यहां थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। दो शब्द हैं, संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड और सुभेद्य यानी वल्नरेबल। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से। अक्सर MCQs में यहीं से सवाल बनता है, तो इनके उदाहरणों को गौर से देखिए। जैसे कि भारतीय गैंडा, ये संकटग्रस्त या एंडेंजर्ड कैटेगरी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अवैध शिकार और इनके रहने की जगह कम होने की वजह से ये प्रजाति लगभग खत्म होने के कगार पर थी। हाँ, कॉन्जर्वेशन एफर्ट से इनकी संख्या में सुधार हुआ है, लेकिन खतरा अब भी पूरी तरह से टला नहीं है। और फिर कुछ कहानियों का अंत दुखद होता है, जैसे एशियाई चीते की कहानी। 1952 में इसे भारत से विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया। ये एक दुखद अध्याय था। हालांकि हाल ही में अफ्रीकी चीतों को भारत में फिर से बसाने का जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, वो संरक्षण की दुनिया में एक बहुत बड़ी और उम्मीद जगाने वाली घटना है। तो अब तक हमने समस्या और उसके वर्गीकरण को समझा। अब बात करते हैं समाधान की। देखते हैं कि इस संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं। सरकार की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है जंगलों का कानूनी तौर पर बंटवारा करना। भारत के आधे से भी ज्यादा जंगल, सोचिए 50% से ज्यादा आरक्षित वन यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं। इन्हें संरक्षण के लिए सबसे कीमती माना जाता है। फिर करीब 1/3 हिस्सा रक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स का है, और यही क्लासिफिकेशन तय करता है कि किस जंगल की देखभाल और सुरक्षा कैसे की जाएगी। भारत के कंजर्वेशन हिस्ट्री में कुछ साल सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं। 1972 में आया इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो एक गेम चेंजर था। इसके ठीक एक साल बाद 1973 में लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट टाइगर। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, 1980 और 86 में इसी कानून में बदलाव करके छोटे छोटे कीड़ों को भी सुरक्षा दी गई, और 1991 में तो पहली बार पौधों को भी इस प्रोटेक्टेड लिस्ट में शामिल किया गया। तो क्या इन कोशिशों का कोई नतीजा निकला? बिल्कुल, और नतीजा शानदार रहा। प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से बाघों की आबादी में जबरदस्त उछाल आया। 1973 से 1989 के बीच ये संख्या 1800 से बढ़कर 4300 के पार पहुंच गई। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर सही रणनीति और पक्का इरादा हो तो विलुप्त होती प्रजातियों को भी बचाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ सरकारी कार्यवाही ही काफी नहीं है। समाधान का एक और बहुत बड़ा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है लोगों की भागीदारी, यानी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। और भारत तो ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। हिमालय का चिपको आंदोलन, किसे याद नहीं? या फिर राजस्थान के अलवर में भैरवदेव डाकवत सेंचुरी, जहां गांव वालों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर जंगल को नया जीवन दिया। इन आंदोलनों ने ये साबित किया है कि स्थानीय लोग ही अपने जंगलों के सबसे बड़े रक्षक होते हैं, और कई बार ये जमीनी कोशिशें बड़ी बड़ी सरकारी योजनाओं से भी ज्यादा कामयाब होती हैं। प्रकृति के साथ ये जो जुड़ाव है, ये भारत की संस्कृति में बहुत गहरा है। गौतम बुद्ध ने सदियों पहले कहा था, पेड़ असीमित दया और परोपकार का एक अजीब जीव है। यह सभी प्राणियों को सुरक्षा देता है, यहाँ तक कि उसे काटने वाले कुल्हाड़ी बाज को भी छाया देता है। यही सोच, यही दर्शन आज भी कई समुदायों के संरक्षण के प्रयासों की जड़ में है। तो हमने देखा कि सरकार कानून बना रही है, समुदाय अपने स्तर पर जंगलों को बचा रहे हैं, लेकिन आखिर में एक सवाल फिर भी खड़ा होता है कि ये संरक्षण, ये कंजर्वेशन आखिर किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये सिर्फ सरकार का काम है, या समुदायों की भूमिका है, या फिर इसमें हर एक व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है? शायद इसका जवाब इन तीनों के मिले जुले प्रयासों में ही कहीं छिपा है। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे शब्द से जो इस पूरी कहानी का, समझिए, केंद्र है, जैव विविधता।
अब ये शब्द सुनने में थोड़ा साइंटिफिक लग सकता है, पर इसका मतलब हमारी अपनी जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा है। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये जैव विविधता है क्या? आसान शब्दों में इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसे ना जीवन के एक बहुत बड़े उलझे हुए जाल की तरह समझिए। मतलब सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर विशाल हाथियों तक हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और इस जाल का हर एक धागा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, पूरे जाल को मजबूती देता है। और ये सिर्फ कोई खूबसूरत सोच नहीं है, यह हमारी सीधी सीधी जरूरत है। सोचिए, हमारा खाना, हमारी दवाइयाँ, जो हम सांस लेते हैं, वो साफ हवा, पानी, यहाँ तक कि हमारी इकोनॉमी भी जीवन की इसी वैरायटी पर टिकी हुई है। तो सवाल यह है कि जीवन का ये जाल भारत में कहाँ सबसे ज्यादा घना और सुरक्षित है? इसका सीधा सा जवाब है हमारे जंगलों में। तो चलिए देखते हैं कि भारत अपने इस हरे भरे खजाने को मैनेज कैसे करता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से देखें तो भारत के जंगलों को 3 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा मतलब 53% आरक्षित वनों यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट का है। और यही क्लासिफिकेशन तय करता है कि किस जंगल को कितनी प्रोटेक्शन मिलेगी। और यहां पर प्रोटेक्शन के लेवल्स में एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है। देखिए, आरक्षित वन पर सबसे कड़ा कंट्रोल है, एकदम स्ट्रिक्ट, ताकि वाइल्ड लाइफ बिना किसी रुकावट के रह सके। वहीं दूसरी तरफ अवर्गीकृत वन है, जो लोकल कम्युनिटीज के इस्तेमाल के लिए काफी हद तक खुले हैं। ये दिखाता है कि कैसे प्रोटेक्शन और इंसानी जरूरतों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस इतने सिस्टमैटिक मैनेजमेंट के बावजूद कई प्रजातियों के अस्तित्व पर एक बहुत गहरा संकट मंडरा रहा है। ये साल 1952 भारत के एनवायरमेंटल इतिहास में एक काले अध्याय की तरह है। ये एक ऐसे नुकसान का प्रतीक है जिसकी भरपाई हम कभी नहीं कर पाए। ये वो साल था जब इस धरती का सबसे तेज जानवर एशियाई चीता हमारे देश से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। और चीता अकेला नहीं था। आज की तारीख में भारत के लगभग 20% मैमल्स और 1500 से भी ज्यादा पौधों की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं। ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। तो सवाल ये है कि इस तबाही के पीछे वजह क्या है? एक तरफ हरा भरा जीवन और दूसरी तरफ ये उजाड़ जमीन। असल में खेती और डेवलपमेंट के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई, पोल्यूशन का जहर और जानवरों का अवैध शिकार, इन सब ने मिलकर हमारे वन्य जीवों को इस खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। इस बढ़ते हुए संकट को देखते हुए ये तो तय था कि कुछ करना पड़ेगा। तो भारत ने अपनी इस नेचुरल हेरिटेज को बचाने के लिए नेशनल लेवल पर कई बड़े कदम उठाए। एक टर्निंग पॉइंट आया 1972 में, जब भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ। इसने पहली बार वाइल्ड लाइफ और उनके हैबिटेट्स की सुरक्षा के लिए एक ठोस कानूनी ढांचा तैयार किया। और इसी कानून से निकली सबसे मशहूर पहलों में से एक थी प्रोजेक्ट टाइगर। ये एक डायरेक्ट एक्शन था उस चौंकाने वाली सच्चाई के खिलाफ कि देश में बाघों की आबादी घटकर सिर्फ 1800 रह गई थी। कुछ करना बहुत जरूरी था, और वो भी तुरंत। लेकिन संरक्षण की कहानी सिर्फ सरकारी फाइलों और मीटिंग्स में नहीं लिखी जाती। कुछ सबसे पावरफुल आंदोलन तो जमीन से आम लोगों के बीच से पैदा हुए हैं। चिपको आंदोलन को ही ले लीजिए। ये तो दुनिया भर में एनवायरमेंटल अवेयरनेस का सिंबल बन गया। उत्तराखंड के गांव वालों ने, खासकर वहां की महिलाओं ने, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्हें सचमुच गले लगा लिया। ये एक शांत लेकिन बहुत ही पावरफुल प्रोटेस्ट था। और कुछ इसी तरह 1980 के दशक में बीज बचाओ आंदोलन ने खेती में बायोडायवर्सिटी की लड़ाई लड़ी। सोचिए, जब बाजार में कमर्शियल हाइब्रिड बीजों का जोर बढ़ रहा था, तब इस आंदोलन ने हमारे पारंपरिक देसी बीजों की किस्मों को बचाने का बीड़ा उठाया। तो यहाँ हमें साफ साफ दो तरह के एफर्ट्स एक साथ काम करते हुए दिखते हैं। एक तरफ है सरकार के बड़े बड़े कानून और प्रोजेक्ट्स, और दूसरी तरफ है जमीनी स्तर पर लोगों की सीधी भागीदारी। और सच तो यह है कि भारत की इस कुदरती धरोहर को बचाने के लिए ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। तो इस पूरी कहानी से, इस संघर्ष, सफलता और लोगों की ताकत की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इसका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक क्या है? देखिए, बात बिल्कुल साफ है। भारत की इस अनमोल बायोडायवर्सिटी का भविष्य सिर्फ कानूनों या नेशनल पार्कों के भरोसे नहीं रह सकता। ये हम सबकी, हर एक नागरिक की एक्टिव हिस्सेदारी पर टिका है। ये एक साझा जिम्मेदारी है। और ये हमें भविष्य के लिए एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है
जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ रही है और जानवरों के घर छोटे हो रहे हैं, हम डेवलपमेंट के इस मुश्किल रास्ते पर आगे कैसे बढ़ें और साथ ही ये कैसे पक्का करें कि हमारी ये अनमोल कुदरती विरासत भी हमारे साथ साथ फलती फूलती रहे। आज हम बात करने वाले हैं भारत के जल संसाधनों के बारे में, मतलब यहाँ संकट क्या है और इसके समाधान क्या हो सकते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये यूपीएससी और दूसरे स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए, खासकर जनरल स्टडीज पेपर के लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ से सवाल अक्सर बनते ही बनते हैं। तो चलिए आज इस पूरे मुद्दे को अच्छे से समझते हैं, इसकी एक एक परत को खोलते हैं। जब भी हम जल संकट या वाटर क्राइसिस सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर सूखी फटी हुई जमीन की तस्वीरें, है ना? लेकिन जरा इस तस्वीर को देखिए। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ हैं और एक महिला पानी ढो रही है। ये तस्वीर हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि पानी की कमी सिर्फ रेगिस्तान या सूखे इलाकों की कहानी नहीं है। ये एक मानवीय हकीकत है जो हमें कहीं भी किसी भी रूप में देखने को मिल सकती है। और यहीं से एक बहुत ही मज़ेदार और थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल भी सामने आता है। हम सबने स्कूल में पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा, मतलब 75% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तो फिर हम पानी की कमी की बात करते ही क्यों हैं? जल संकट जैसी चीजें हैं ही क्यों? सुनने में ये बात एकदम उल्टी लगती है, एक विरोधाभास, एक पैराडॉक्स जैसा, है ना? तो चलिए सबसे पहले इसी पहेली को सुलझाते हैं, इसी विरोधाभास को समझते हैं। आखिर मामला क्या है? इतना सारा पानी होते हुए भी हमारे काम का पानी इतना कम क्यों है? अच्छा, तो इस सवाल का जवाब इस चार्ट में छिपा है। देखिए, दुनिया में जितना भी पानी है उसका 96%, मतलब 96.5% पानी तो खारा है, समंदर का पानी, जो हमारे किसी सीधे काम का नहीं। अब बचा कितना? सिर्फ 2.5%, सिर्फ 2.5% पानी मीठा है, जिसे हम पी सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि इस 2.5% का भी लगभग 70% हिस्सा बर्फ के रूप में ग्लेशियरों और बर्फीली चोटियों पर जमा हुआ है। तो सोचिए, हमारे लिए, मतलब सीधे इस्तेमाल के लिए पानी कितना कम बचा है। तो ये तो हो गई पूरी दुनिया की बात। अब जरा अपने देश भारत पर फोकस करते हैं। चलिए समझते हैं कि यहाँ भारत में जल संकट की असली जड़ें क्या हैं। देखिए, भारत में पानी की कमी के लिए हम सिर्फ मॉनसून को दोष नहीं दे सकते। असली वजह कुछ और हैं। पहली, पानी का अंधाधुंध शोषण, मतलब ओवर एक्सप्लॉइटेशन। दूसरा, बेहिसाब इस्तेमाल। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है पानी का असमान वितरण। यानी कुछ लोगों के पास बहुत पानी है और बहुतों के पास बिल्कुल नहीं। ऊपर से बढ़ती आबादी, तेजी से फैलते शहर और इंडस्ट्रीज, इन सब ने मिलके इस समस्या को और बड़ा बना दिया है। तो असल में ये एक नेचुरल क्राइसिस से ज्यादा एक मैनेजमेंट का क्राइसिस है। तो आज़ादी के बाद इस मैनेजमेंट की समस्या से निपटने के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी आइडिया सामने लाया गया। वो आइडिया क्या था? वो था बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं। आसान भाषा में कहें तो बड़े-बड़े विशालकाय बांध। और इन बांधों को लेकर विजन इतना बड़ा था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। सोचिए, मंदिर, ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये एक पूरी की पूरी सोच थी, एक विजन था। ऐसा माना गया कि यही वो मंदिर हैं जो देश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाएंगे। और ऐसा क्यों सोचा गया? कारण बिल्कुल साफ थे। इन बांधों को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स कहा गया, मतलब एक प्रोजेक्ट और फायदे अनेक। इनसे खेतों की सिंचाई होनी थी, बिजली बननी थी, शहरों और इंडस्ट्रीज को पानी मिलना था, बाढ़ पर भी कंट्रोल होना था, और तो और टूरिज्म और मनोरंजन को भी बढ़ावा मिलना था। मतलब सचमुच एक तीर से कई निशाने साधने वाली बात थी ये। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी का एक दूसरा पहलू भी था, सिक्के का दूसरा साइड। और ये जो आधुनिक भारत के मंदिर थे, ये बहुत जल्द ही बड़े बड़े विवादों और बहसों का केंद्र बन गए। तो आखिर दिक्कतें क्या थीं? पहली बात, बांध नदी के नेचुरल फ्लो को, उसके कुदरती बहाव को रोक देते हैं। इससे नदी की तलहटी में गाद यानी सेडिमेंट जमा होने लगता है और पूरा का पूरा एक्वाटिक इकोसिस्टम, मतलब जलीय जीवन, तबाह हो जाता है। पर इसका सबसे बड़ा और दर्दनाक असर पड़ता है वहां रहने वाले लोगों पर, स्थानीय समुदायों पर। उन्हें अपनी जमीन, अपने घर, अपनी आजीविका सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है। सरदार सरोवर बांध के खिलाफ जो नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, वो इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है।
इतना ही नहीं, इन बांधों ने खेती के तरीके भी बदल दिए, जिससे कुछ इलाकों में तो फायदा हुआ, लेकिन कई जगहों पर किसानों के बीच झगड़े और बढ़ गए। तो सवाल ये उठता है कि अगर बड़े बांध ही हर समस्या का हल नहीं है, तो फिर रास्ता क्या है? क्या कोई और विकल्प है? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने इतिहास में, हमारी अपनी पारंपरिक पद्धतियों में छिपा है। सदियों से भारत में पानी को बचाने और सहेजने के एक से एक शानदार और असरदार तरीके मौजूद रहे हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पश्चिमी हिमालय के पहाड़ी इलाकों में लोगों ने गुल या कुल बनाए। ये क्या होते हैं? ये बेसिकली पानी के चैनल होते हैं जो नदी की धारा को मोड़कर सीधा खेतों तक ले जाते हैं सिंचाई के लिए, और ये सब होता है ग्रेविटी की मदद से। कितना सरल और शानदार तरीका है ना? अब पहाड़ों से उतरकर चलते हैं राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में। यहाँ छत पर बरसने वाले बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए टांके बनाए जाते थे। ये जमीन के नीचे बने बड़े बड़े टैंक होते थे, और यही टांके गर्मी की सबसे मुश्किल दिनों में पीने के पानी का सबसे भरोसेमंद सोर्स होते थे। सोचिए क्या कमाल की देसी इंजीनियरिंग थी। और अब एक और अनोखा उदाहरण देखिए, इस बार मेघालय से। यहाँ झरनों और सोतों के पानी को बांस से बने पाइप्स के जरिए सैकड़ों मीटर दूर तक ले जाया जाता है। इसे बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। और ये कोई नई तकनीक नहीं है, ये लगभग 200 साल पुरानी है, और आज भी वहाँ के लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। मतलब प्रकृति के साथ कितना गजब का तालमेल है। तो इन सारी बातों के बाद हम अपने सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं। भारत के पानी के भविष्य के लिए हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए? क्या हमें बड़े बड़े बांध बनाने चाहिए, या फिर अपनी सदियों पुरानी पारंपरिक बुद्धिमानी की ओर लौटना चाहिए? देखिए, शायद इसका जवाब ये या वो में नहीं है। असली जवाब इन दोनों के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने में है। हमें एक ऐसे मॉडल की जरूरत है जहां आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हमारा पारंपरिक ज्ञान दोनों साथ मिलकर काम करें और पानी बचाने का एक सस्टेनेबल, एक टिकाऊ रास्ता बनाएं। और हाँ, इस तरह के बैलेंस्ड अप्रोच पर सोचना और लिखना प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत जरूरी है। आज बात करते हैं भारत और पानी के उस रिश्ते की जो सच कहें तो काफी उलझा हुआ है। इसमें बड़े बड़े बांध हैं, जोरदार विरोध भी हैं और हजारों साल पुराने समाधान भी हैं। अब देखिए, बात शुरू होती है एक बड़ी ही अजीब सी पहेली से। हमारी ये जो धरती है ना, इसका लगभग 3/4 हिस्सा पानी ही पानी है। लेकिन मजे की बात यह है कि इतने सारे पानी में से सिर्फ और सिर्फ 2.5% पानी ही ऐसा है जिसे हम पी सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इतना सा। तो जाहिर है पानी की ये कमी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इस पानी के संकट को समझेंगे, फिर देखेंगे कि आधुनिक भारत के मंदिर किन्हें कहा गया, जानेंगे कि विकास की क्या कीमत चुकानी पड़ी, अपनी पारंपरिक पद्धतियों में समाधान ढूंढेंगे, और आखिर में बात करेंगे कि भविष्य का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जल संकट की। और यहाँ एक बात साफ कर लेनी चाहिए कि असली समस्या सिर्फ पानी की कमी नहीं है। नहीं, असली मुद्दा है हम उस पानी को मैनेज कैसे कर रहे हैं, उसे बांट कैसे रहे हैं। अब ये जो पानी की कमी है, जिसे हम जल दुर्लभता कहते हैं, ये आती कहाँ से है? वजहें कई हैं। हमारी बढ़ती आबादी, तेजी से बढ़ते उद्योग और पानी का कह सकते हैं कि सही से बंटवारा न होना। और इसका नतीजा ये होता है कि हम अपने नदी, तालाब, जमीन के नीचे के पानी का जरूरत से कहीं ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, उसे गंदा भी कर देते हैं और फिर साफ पानी के लिए तरसते हैं। तो आज़ादी के बाद का दौर था, एक नए भारत का सपना देखा जा रहा था, और इस नए भारत को चलाने के लिए, इसके विकास को रफ्तार देने के लिए पानी और बिजली की जरूरत थी। तो एक बहुत बड़े, एक भव्य समाधान की तलाश शुरू हुई, और वो समाधान मिला बड़े बड़े बांधों में। उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन विशाल बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। उनके लिए ये सिर्फ पानी रोकने की जगह नहीं थी, ये एक नए, समृद्ध और ताकतवर भारत के प्रतीक थे। अब इन्हें मंदिर क्यों कहा गया या बहुउद्देश्य क्यों कहा गया? क्योंकि इनका मकसद एक नहीं था। सोचिए, एक ही प्रोजेक्ट से खेतों के लिए सिंचाई का पानी मिल रहा है, देश को 22% बिजली मिल रही है, बाढ़ पर काबू पाया जा रहा है, शहरों और फैक्ट्रियों को पानी मिल रहा है, यहाँ तक कि मछली पालन और नाव चलाने में भी मदद मिल रही है। मतलब
एक तीर से कई निशाने। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर बड़ी कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। इन मंदिरों को बनाने की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी, और इसी कीमत को लेकर देश में बड़े बड़े विवाद और आंदोलन खड़े हो गए। तो टकराव किस बात पर था? देखिए, ये एक दो-धारी तलवार की तरह था। एक तरफ तो फायदे थे, खेती के लिए पानी, बिजली, बाढ़ से बचाव, शहरों को पानी, ये सब कुछ। लेकिन दूसरी तरफ थे वो हजारों लाखों लोग जिन्हें अपनी जमीन से, अपने घरों से बेदखल होना पड़ा। जंगल डूब गए, नदियां अपना रास्ता भूल गईं, और तो और भूकंप का खतरा भी बढ़ गया। तो सवाल यही था कि ये विकास किसकी कीमत पर? और ये बहस सिर्फ अखबारों या सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं रहे। ये जमीन पर उतरी, लोगों ने आवाज उठाई, और इसी से जन्म हुआ देश के कुछ सबसे बड़े आंदोलनों का, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो सरदार सरोवर बांध के खिलाफ एक बहुत बड़ा संघर्ष था, या फिर टिहरी बांध आंदोलन। सोचकर देखिए, इसका इंसानों पर क्या असर पड़ा होगा। सिर्फ सरदार सरोवर बांध की वजह से 40,000 से ज्यादा परिवार विस्थापित हुए, उनकी जमीन चली गई, रोजगार छिन गया, और जो मुआवजा मिला वो अक्सर नाकाफी था। मतलब एक तरफ देश तरक्की कर रहा था और दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी ही जमीन पर अपने हक के लिए लड़ रहे थे। तो जब इन बड़े बड़े बांधों का इतना विरोध होने लगा, तो लोगों ने एक अलग दिशा में सोचना शुरू किया। लोगों ने पीछे मुड़कर देखा, अपनी परंपराओं की तरफ, और वहां उन्हें क्या मिला? वहां उन्हें मिले पानी बचाने के वो तरीके जो हजारों सालों से हमारे पुरखे इस्तेमाल करते आ रहे थे। ऐसे तरीके जो छोटे थे, स्थानीय थे और प्रकृति के साथ मिलकर काम करते थे। और ये कोई नई खोज नहीं थी। भारत में पानी को सहेजने का इतिहास तो बहुत पुराना है। अब देखिए, मौर्य काल में ही कितने बेहतरीन बांध, झीलें और नहरें बनाई गई थी। या फिर 11वीं सदी की भोपाल झील, जो उस जमाने की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक थी। दिल्ली का हौज़े खास भी तो सिरी फोर्ट को पानी पहुंचाने के लिए ही बनाया गया था ना। तो इन पारंपरिक तरीकों का मूल मंत्र क्या था? बहुत सीधा सा, बारिश के पानी को पकड़ो। मतलब उसे नदी नालों में बहकर बर्बाद मत होने दो, बल्कि जहां वो गिरे उसे वहीं रोक लो, सहेज लो। इसी सोच के साथ पहाड़ों में गुल और कुल जैसी छोटी छोटी नहरें बनी, और राजस्थान के सूखे इलाकों में जौहड़ बनाए गए। और इसका एक सबसे शानदार उदाहरण मिलता है राजस्थान में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तरीका बहुत सरल है। देखिए, पाइप के जरिए छत का सारा पानी इकट्ठा किया जाता है, फिर उसे रेत और ईंटों से बने एक फिल्टर से साफ किया जाता है, और इस साफ पानी को जमीन के नीचे बने एक टैंक में जमा कर लिया जाता है, जिसे टाका कहते हैं। और ये इतना कारगर है कि एक बार टाका भर जाए तो अगले मॉनसून तक पीने के पानी की कोई चिंता नहीं। तो हम कहाँ पहुंचे? एक तरफ है विशालकाय बांध और दूसरी तरफ है हमारी सदियों पुरानी परंपरा। तो इन दोनों के बीच भविष्य का रास्ता क्या है? क्या हमें एक को चुनना होगा? शायद जवाब किसी एक को चुनने में नहीं, बल्कि दोनों को साथ लेकर चलने में है। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है तमिलनाडु। ये भारत का पहला और इकलौता ऐसा राज्य है जिसने हर घर के लिए, जी हां, हर घर के लिए छत पर वर्षा जल संग्रहण को अनिवार्य कर दिया है, कानून बना दिया है। तो ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। सरकारें अपनी योजनाएं बना रही हैं, पुरानी परंपराएं हमें रास्ता दिखा रही हैं, लेकिन इन सबके बीच पानी जैसे अनमोल संसाधन को बचाने में समाज के हर एक सदस्य की क्या भूमिका हो सकती है? भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, ये बात हम सब ने कृषि के बारे में जरूर सुनी होगी, और ये बिल्कुल सच है। सोचिए, देश की इतनी बड़ी आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे तौर पे खेती से जुड़ी है। तो आज हम भारतीय कृषि के हर पहलू को, हर जरूरी बात को अच्छे से समझेंगे। ये जानकारी न सिर्फ हमारे सामान्य ज्ञान के लिए अच्छी है, बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए तो ये बेहद जरूरी है। देखिए, कृषि एक प्राइमरी एक्टिविटी है। मतलब जो खाना हम खाते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा यहीं से आता है। और सिर्फ खाना ही नहीं, कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए कच्चा माल भी तो खेती से ही मिलता है। तो ये सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों के लिए जीने का एक तरीका है। तो इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे खेती के प्रकारों से, फिर देखेंगे कि कौन सी फसलें कब और कहाँ उगती हैं। उसके बाद आजादी के बाद हुए बड़े सुधारों पर नजर डालेंगे, और आखिर में बात करेंगे फूड सिक्योरिटी और आज के चैलेंजेस की। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। भारत में खेती करने के तरीके बहुत अलग अलग हैं।
एक तरफ आज भी लोग हजारों साल पुराने तरीकों से खेती कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न कमर्शियल फार्मिंग भी तेजी से अपनी जगह बना रही है। सबसे पहले बात करते हैं एकदम बेसिक खेती की, जिसे कर्तन दहन प्रणाली या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि किसान जंगल की किसी एक हिस्से को साफ करते हैं, पेड़ों को जलाते हैं और उसी राख वाली जमीन पर कुछ साल खेती करते हैं। जब मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाता है तो वो उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ये पूरी तरह से नेचर पर डिपेंडेंट खेती है। और हाँ, ये जानना बहुत दिलचस्प है कि इस एक ही तरीके को भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में झूम, मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ में दीपा। अब ये नाम एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अक्सर मैच द फॉलोइंग वाले सवाल यहीं से बनते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस तरह की खेती में जमीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कुदाल और डाव जैसे पुराने औजारों का इस्तेमाल होता है और पूरा परिवार या समुदाय ही मिलकर इसमें काम करता है। तो जाहिर है इसमें पैदावार भी बहुत कम होती है। अब इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। प्रिमिटिव यानी प्रारंभिक और इंटेंसिव यानी गहन जीविका कृषि। जहां प्रारंभिक खेती पूरी तरह से मॉनसून और जमीन की कुदरती फर्टिलिटी पर निर्भर है, वहीं गहन खेती उन इलाकों में होती है जहां आबादी का दबाव बहुत ज्यादा है। यहां जमीन से ज्यादा पैदावार लेने के लिए सिंचाई और खाद यानी बायोकेमिकल इनपुट्स का जमकर इस्तेमाल होता है। तो खेती के प्रकार समझने के बाद अब देखते हैं कि भारत के इतने अलग अलग मौसमों में क्या और कब उगाया जाता है। ये सेक्शन हमें भारत की एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखाएगा। भारत में मोटे तौर पर 3 फसल सीजन होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। ये टेबल बहुत जरूरी है क्योंकि इससे सीधे सवाल आते हैं। रबी की फसलें जैसे गेहूं सर्दियों में बोई जाती हैं, खरीफ की फसलें जैसे चावल मानसून आने पर बोई जाती हैं, और इन दोनों के बीच गर्मियों में एक छोटा सा सीजन होता है जायद का, जिसमें तरबूज, खरबूजे जैसी फसलें होती हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत की सबसे जरूरी खाद्य फसल से, चावल। ये हमारे देश की ज्यादातर आबादी का मेन फूड है। और आपको पता है, चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भी है। चावल एक खरीफ फसल है और इसे उगाने के लिए कुछ खास जियोग्राफिकल कंडीशंस चाहिए होती हैं, जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान, हवा में खूब नमी और 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश। ये फैक्ट्स सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये नक्शा हमें दिखाता है कि चावल कहाँ कहाँ उगता है। इसके मेन एरिया हैं उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत के मैदान, तटीय इलाके और डेल्टा वाले क्षेत्र। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पंजाब और हरियाणा जैसे कम बारिश वाले राज्यों में भी अब सिंचाई के दम पर बड़े पैमाने पर चावल उगाया जा रहा है। चावल के बाद गेहूं देश की दूसरी सबसे जरूरी अनाज की फसल है। ये खास तौर पर देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों का मुख्य भोजन है। ये एक रबी की फसल है जिसे उगने के लिए ठंडी जलवायु और पकते समय खिली धूप चाहिए होती है। इसके मेन प्रोडक्शन एरिया गंगा सतलुज के मैदान और दक्कन की काली मिट्टी वाले प्रदेश हैं। देखिए, खेती सिर्फ फसलें उगाने तक ही नहीं है, ये सरकार की नीतियों और सुधारों से भी बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। तो इस सेक्शन में हम आज़ादी के बाद भारतीय कृषि में हुए बड़े तकनीकी और संस्थागत सुधारों पर एक नज़र डालेंगे। आज़ादी के बाद सरकार का सबसे पहला ध्यान भूमि सुधारों पर था। फिर 1960 और 70 में आई हरित क्रांति, जिसने गेहूं और चावल के उत्पादन में क्रांति ला दी। हालांकि इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हुए, जैसे पंजाब हरियाणा में जमीन के नीचे पानी का लेवल गिर गया। फिर 80s और 90s में किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC जैसे संस्थागत सुधार लाए गए। अच्छा, न्यूनतम समर्थन मूल्य या MSP, ये समझना बहुत जरूरी है। ये वो कीमत है जो सरकार फसल बोने से भी पहले अनाउंस कर देती है और कहती है कि बाजार में चाहे जो भी कीमत हो, हम आपकी फसल कम से कम इस दाम पर तो खरीदेंगे ही। इसका मकसद किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से बचाना है। ये उनके लिए एक तरह का सेफ्टी नेट है। अब हम अपनी चर्चा के अंतिम और शायद सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, यानी खाद्य सुरक्षा और वो बड़ी चुनौतियां जिनका सामना आज भारतीय कृषि कर रही है। खाद्य सुरक्षा या फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि देश के सभी लोगों के लिए हर समय भोजन उपलब्ध हो, उनकी पहुंच में हो और उसे खरीदने की उनकी क्षमता हो। मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि एक स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी पौष्टिक भोजन मिलना। इसके ये 3 स्तंभ याद रखिएगा: उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य। तो ये फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित कैसे होती है,
इसका एक बड़ा जरिया है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस। इसे आसान स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई किसानों से एमएसपी पर अनाज खरीदता है। फिर सरकार इसका बफर स्टॉक बनाती है और आखिर में इसे सस्ती दरों पर राशन की दुकानों के जरिए जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाता है। इतने सारे सुधारों के बावजूद आज भी भारतीय कृषि कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। एक तरफ इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ गया है, दूसरी तरफ खाद वगैरह पर सब्सिडी कम होने से खेती की लागत बढ़ गई है। किसानों पर बढ़ता कर्ज और क्लाइमेट चेंज की वजह से फसलों का खराब होना, ये आज भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो कुल मिलाकर असली चुनौती यही है कि कृषि को लाभदायक भी बनाया जाए और टिकाऊ भी। हमें ये पक्का करना होगा कि किसान न सिर्फ देश का पेट भरें, बल्कि वो खुद भी एक अच्छी जिंदगी जिएं, और ये सब कुछ हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की जान, उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यानी कि कृषि की। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, बल्कि हमारे देश के करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी है। चलिए, इस बड़ी कहानी को समझने की शुरुआत एक छोटी सी प्यारी सी कहानी से करते हैं। ये है रिंझा, जो असम के एक गांव में रहती है। उसे अपने परिवार को जमीन का एक टुकड़ा साफ करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। ये जो तरीका है ना, जिसमें पेड़ पौधों को काटकर जला दिया जाता है, ये सिर्फ रिंझा के परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि भारत में खेती की एक बहुत बहुत पुरानी परंपरा की झलक है। तो बस रिंझा के उसी छोटे से खेत से लेकर हम सबके घर की थाली तक कृषि का ये सफर कैसा है, चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। 2/3, जी हां, भारत की 2/3 आबादी सीधे तौर पर खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। मतलब ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, बल्कि हमारे देश के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए जीने का तरीका है। तो सवाल उठता है कि आखिर कृषि इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, सबसे सीधी सी बात तो यह है कि हमारे खाने का ज्यादातर हिस्सा यहीं से आता है। दूसरा, कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए कच्चा माल, जैसे कपड़ों के लिए कपास, यहीं से मिलता है। और हाँ, हमारी चाय, कॉफी और मसाले, ये तो दुनिया भर में मशहूर हैं और इनके एक्सपोर्ट से देश को अच्छी खासी कमाई भी होती है। अच्छा, अब ये समझना जरूरी है कि भारत में खेती का कोई एक फिक्स तरीका नहीं है। ये बिल्कुल एक स्पेक्ट्रम की तरह है। एक छोर पर है बस गुजारे के लिए की जाने वाली खेती, तो दूसरे छोर पे है बाजार में बेचने के लिए बड़े पैमाने पर की जाने वाली खेती। तो चलिए स्पेक्ट्रम के एक सिरे से शुरू करते हैं। इसे कहते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। नाम थोड़ा मुश्किल है, पर मतलब सीधा है। ये खेती का सबसे पुराना और बुनियादी तरीका है, बिल्कुल वैसा ही जैसा रिंझा का परिवार कर रहा था। छोटे छोटे जमीन के टुकड़े, घर के ही लोग मिलकर काम करते हैं, और औजार भी एकदम पुराने, जैसे लकड़ी का हल। इस तरीके को कर्तन दहन प्रणाली या अंग्रेजी में स्लैश एंड बर्न ही कहते हैं। होता यह है कि किसान जमीन के एक टुकड़े पर जो भी पेड़ पौधे होते हैं उन्हें काटकर जला देते हैं। इससे जो राख बनती है वो मिट्टी को उपजाऊ बना देती है। कुछ साल खेती करने के बाद जब जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो वो परिवार किसी और जगह जाकर यही प्रक्रिया दोहराता है। और मजे की बात देखिए, इस एक ही तरीके के पूरे भारत में कितने अलग अलग नाम हैं। नॉर्थ ईस्ट में इसे झूम खेती कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ में दीपा, मणिपुर में पामलू, ओडिशा में कोमान और राजस्थान में वालरे। ये दिखाता है कि ये तरीका हमारी जड़ों में कितना गहरा है। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, गहन जीविका कृषि। ये उन जगहों पर होती है जहां आबादी बहुत ज्यादा होती है और जमीन कम। यहां पूरा जोर इस बात पर होता है कि उसी छोटी सी जमीन से ज्यादा पैदावार कैसे निकाली जाए। इसके लिए जबरदस्त मेहनत, सिंचाई और खूब सारी रासायनिक खादों का इस्तेमाल होता है। लेकिन ऐसी नौबत आती ही क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह है विरासत का अधिकार। होता यह है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन परिवार के बच्चों में बढ़ती चली जाती है, तो जो खेत कभी बड़ा हुआ करता था वो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। अब उसी छोटे से टुकड़े से पूरे परिवार का पेट पालना है, तो किसान के पास जमीन से ज्यादा निचोड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। और अब चलते हैं स्पेक्ट्रम के बिल्कुल दूसरे छोर पर, यानी वाणिज्यिक कृषि। यहां मकसद परिवार का पेट पालना नहीं, बल्कि सीधा सीधा बाजार में फसल बेचकर मुनाफा कमाना है। इसके लिए हर वो चीज इस्तेमाल होती है जो पैदावार बढ़ा सके, जैसे हाई यील्डिंग बीज, केमिकल फर्टिलाइजर, कीटनाशक और मॉडर्न मशीनें। तो दोनों में फर्क क्या है? यहां देखिए, सब कुछ एकदम साफ है। एक का मकसद है गुजारा करना, दूसरे का मकसद है व्यापार करना।
एक में पारंपरिक तरीके और परिवार की मेहनत लगती है, तो दूसरे में आधुनिक तकनीक और पैसा। एक छोटे पैमाने पर होती है तो दूसरी बड़े बड़े खेतों में। ये देखिए, दक्षिण भारत का एक केले का बागान। ये कमर्शियल फार्मिंग का एक क्लासिक उदाहरण है, जिसे रोपण कृषि या प्लांटेशन कहते हैं। इसमें होता यह है कि एक बहुत बड़े इलाके में सिर्फ एक ही तरह की फसल लगाई जाती है। चाय, कॉफी, रबड़, केला, ये सब इसी में आते हैं। चलिए, खेती कैसे होती है ये तो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं कि कब होती है। भारत में खेती का एक अपना कैलेंडर है, एक अपनी लय है जो मौसम के साथ चलती है। भारत में मोटे तौर पर 3 फसली मौसम है। पहला है रबी, जो सर्दियों में बोया जाता है, जैसे गेहूं और सरसों। दूसरा है खरीफ, जो मानसून की बारिश के साथ शुरू होता है, जैसे चावल और कपास। और इन दोनों के बीच में गर्मियों में एक छोटा सा मौसम आता है जायद का, जिसमें तरबूज और खीरे जैसी फसलें होती हैं। अब जब हम मौसम समझ गए हैं तो क्यों ना भारत की कुछ खास फसलों से भी मुलाकात कर ली जाए। और शुरुआत करते हैं चावल से। चावल भारत के लिए सिर्फ एक फसल नहीं है, ये करोड़ों लोगों का मुख्य भोजन है। ये खरीफ फसल है, और आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि चीन के बाद भारत ही दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। इसके बाद आते हैं मोटे अनाज, जिन्हें आप पूरी दुनिया सुपर फूड कह रही है। ज्वार, बाजरा, रागी। नाम भले ही मोटा अनाज हो, पर असल में ये पोषक तत्वों का खजाना है। इनमें आयरन, कैल्शियम और बहुत कुछ होता है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कम पानी में और मुश्किल हालात में भी उग जाते हैं। और अब कुछ उन फसलों की बात जो सीधे इंडस्ट्री में जाती हैं। हमारी सुबह की चाय और कॉफी से लेकर गन्ने से बनने वाली चीनी और गाड़ियों के टायर में लगने वाली रबड़ तक, ये वो फसलें हैं जो बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करती हैं और देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देती हैं। जरा इन 2 तस्वीरों को एक साथ देखिए। एक तरफ है नॉर्थ ईस्ट में बांस की खेती और दूसरी तरफ दक्षिण भारत में केले के बड़े बड़े बागान। ये भारत की कृषि की खूबसूरती है। यहाँ हर इलाके की अपनी मिट्टी है, अपना मौसम है और अपनी एक खास फसल है। विविधता ही हमारी ताकत है। तो कुल मिलाकर रिंझा की ज़ूम खेती की सदियों पुरानी परंपरा से लेकर आज के बड़े बड़े कमर्शियल फार्म्स की आधुनिक तकनीक तक, भारतीय कृषि एक ऐसा ताना बाना है जो परंपरा और आधुनिकता को एक साथ बुनता है और 1 अरब से ज्यादा लोगों का पेट भरता है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। जैसे जैसे जमीन छोटी होती जा रही है और आबादी बढ़ती जा रही है, क्या हमारी ये प्राचीन प्रथाएं और ये नई तकनीकें, क्या ये दोनों मिलकर आने वाले कल में भारत का पेट भर पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। तो हम आपको इसी अहम सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं कि भारतीय कृषि को सस्टेनेबल बनाने और किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पाने के लिए अगला बड़ा सुधार क्या होना चाहिए। इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार तक सीखते रहिए। आज हम भूगोल के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक को समझने वाले हैं, भारत के खनिज और ऊर्जा संसाधन। ये एक ऐसा विषय है जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, सुबह जिस टूथपेस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, उससे लेकर जिन बिल्डिंग्स में हम रहते या काम करते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जहां खनिज मौजूद नहीं है? सच तो ये है कि ऐसी कोई चीज है ही नहीं। खनिज हमारे जीवन में हर जगह है। एक छोटी सी सुई हो या एक बड़ा जहाज, सब कुछ खनिजों से ही तो बनता है। ये हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो चलिए सबसे पहले इसकी बुनियाद को ही समझ लेते हैं कि आखिर ये खनिज हैं क्या और इनका मतलब क्या होता है। अगर हम वैज्ञानिकों की भाषा में समझें तो खनिज एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है जिसकी अपनी एक अंदरूनी बनावट या संरचना होती है, और ये कुदरत में कई अलग अलग रूपों में मिलते हैं। एक तरफ सबसे कठोर हीरा है तो दूसरी तरफ सबसे मुलायम चूना पत्थर। अब आते हैं खनिजों के वर्गीकरण पर। और हाँ, ये हिस्सा एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर खास ध्यान देना होगा। तो देखिए, मोटे तौर पर हम खनिजों को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक में भी लौह यानी फेरस आते हैं, जैसे लौह अयस्क और मैंगनीज। फिर अलौह यानी नॉन फेरस, जैसे तांबा और बॉक्साइट। और कीमती खनिज जैसे सोना चांदी। इन सब में चलो सबसे पहले बात करते हैं लौह अयस्क की, जिसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की यानी औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। अगर हम 2003-4 के आंकड़ों पर नजर डालें
तो ये हमें एक अंदाज़ा देते हैं कि कर्नाटक और ओडिशा जैसे राज्य इसके प्रमुख उत्पादक रहे हैं। इनके बाद छत्तीसगढ़ और गोवा का भी नाम आता है। हाँ, ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी होगी कि आज के आंकड़े कुछ अलग हो सकते हैं, पर पैटर्न समझने के लिए ये ज़रूरी है। अब इन्हीं आंकड़ों को जरा नक्शे पर देखते हैं, इससे पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। देखिए, भारत की ज्यादातर प्रमुख लौह अयस्क पेटियां जैसे ओडिशा झारखंड बेल्ट या दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, ये सब प्रायद्वीपीय पठार में ही हैं। अच्छा, अब फटाफट दो और नॉन फेरस मिनरल्स देख लेते हैं, मैंगनीज और बॉक्साइट। मैंगनीज का इस्तेमाल स्टील बनाने में होता है और बॉक्साइट से हमें एल्यूमिनियम मिलता है। और मजे की बात यह है कि हमारे सोर्स डेटा के मुताबिक ओडिशा इन दोनों का ही सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। चलिए, खनिजों की बात हो गई, अब हम इस चर्चा के दूसरे बड़े हिस्से पर आते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज, और शुरुआत करेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज से, मतलब उन पारंपरिक स्रोतों से जो दशकों से भारत को ऊर्जा दे रहे हैं। कोयले की खदान से लेकर हमारे घरों में जलती हुई बत्ती तक का जो सफर है ना, उसकी बुनियाद यही पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। ये भारत की कमर्शियल और घरेलू दोनों ज़रूरतों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। भारत में कोयले की बात करें तो ये सबसे आसानी से मिलने वाला जीवाश्म ईंधन है। और यहाँ एक पॉइंट है जिस पर एग्जाम में सवाल बनते ही बनते हैं, वो है इसके भूवैज्ञानिक युग, गोंडवाना, जो 20 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है, और टर्शरी, दामोदर घाटी जैसे इलाके इसके बड़े भंडारों में से एक हैं। कोयले के अलावा दो और बड़े नाम हैं पारंपरिक स्रोतों में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, और अक्सर ये दोनों साथ साथ ही पाए जाते हैं। तो ये तो हुई पारंपरिक स्रोतों की बात। अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं और बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की, जो एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले सौर ऊर्जा। देखिए, भारत एक ट्रॉपिकल देश है, तो जाहिर है यहाँ सोलर एनर्जी का पोटेंशियल जबरदस्त है। भुज के पास माधोपुर का ये प्रोजेक्ट इसका एक अच्छा उदाहरण है। अब आती है पवन ऊर्जा की बारी। क्या आप जानते हैं, भारत को अब दुनिया में एक विंड सुपर पावर माना जाता है, और तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरै तक का जो विंड फार्म क्लस्टर है वो देश का सबसे बड़ा है। और फिर है बायोगैस, जिसे हम सब गोबर गैस प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इसका फायदा दोहरा है, एक तो ऊर्जा मिलती है और दूसरा बेहतर खाद भी तैयार होती है। तो हमने खनिजों के बारे में जाना, ऊर्जा स्रोतों को समझा, पर अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी सवाल पर, इनका संरक्षण क्यों जरूरी है। ये मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही अहम टॉपिक है। इसकी जरूरत क्यों है, सोच कर देखिए। हमारी पूरी पृथ्वी का सिर्फ 1% हिस्सा ही खनिज के तौर पर हमारे काम आ सकता है। बस 1%, ये बहुत ही सीमित मात्रा है। और ये एक लाइन है जो संरक्षण के पूरे आइडिया को बहुत अच्छे से समझाती है। बचत की गई ऊर्जा ही उत्पादित ऊर्जा है। तो सवाल उठता है कि हम कर क्या सकते हैं। देखिए, इसके लिए एक मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। सबसे पहले हमें खनिजों का इस्तेमाल एक प्लान्ड और सस्टेनेबल तरीके से करना होगा। हमें टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना होगा ताकि हम कम ग्रेड वाले अयस्कों का भी सही इस्तेमाल कर सकें। और सबसे जरूरी, धातुओं की रिसाइकलिंग और स्क्रैप मेटल के इस्तेमाल को बढ़ावा देना होगा। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उन खनिजों और ऊर्जा स्रोतों के बारे में जो असल में हमारे देश की नींव हैं और इसे चलाते हैं। ये वो छिपे हुए खजाने हैं जिन पर हमारी पूरी मॉडर्न लाइफ टिकी हुई है। एक मिनट रुककर जरा सोचिए, हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं, फोन, कपड़े, घर की दीवारें, ये सब आता कहाँ से है? इसका जवाब कहीं दूर नहीं बल्कि हमारे पैरों के ठीक नीचे ही है। ये एक लाइन पूरी कहानी बता देती है। हमारी पूरी दुनिया खनिजों पर ही तो बनी है। ये सिर्फ पत्थर या मिट्टी नहीं है, ये हमारी सभ्यता के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये हैं क्या। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि ये खनिज, ये मिनरल्स आखिर होते क्या हैं और हमें मिलते कहाँ से हैं? अगर आसान भाषा में कहें तो खनिज वो कच्चा माल है जो हमें धरती से मिलता है। हर खनिज की अपनी खास बनावट और पहचान होती है, मानो जैसे प्रकृति की अपनी एक रेसिपी बुक हो। और ये बात जानकर शायद हैरानी हो कि वैज्ञानिकों ने 2000 से भी ज्यादा तरह के खनिजों की पहचान की है। पर मजे की बात यह है कि उनमें से सिर्फ 30 के आसपास ही ऐसे हैं जिनका हम बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, खनिजों को समझने का एक आसान तरीका है उन्हें 2 ग्रुप्स में बांटना। एक होते हैं धात्विक यानी मेटालिक और दूसरे अधात्विक यानी नॉन मेटालिक।
धात्विक खनिजों को पिघलाकर हम धातु निकाल सकते हैं, जैसे कि लोहे से। वहीं अधात्विक खनिजों में धातु नहीं होती, जैसे कि चूना पत्थर। अब इसमें भी और कैटेगरी है। धात्विक खनिजों में भी कुछ ऐसे होते हैं जिनमें लोहा होता है, उन्हें हम लौह या फेरिस कहते हैं, जैसे मैंगनीज। और कुछ में लोहा नहीं होता, जिन्हें अलौह या नॉन फेरिस कहते हैं, जैसे तांबा, सोना और सीसा। इस बात से अंदाजा लगता है कि लोहा कितना जरूरी है। जैसा कि यहां लिखा है, लोहा सच में हमारी आज की दुनिया और इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना न तो मशीनें बनती, न बड़ी बड़ी इमारतें और न ही ट्रांसपोर्ट के साधन। पर देखिए, सारे लौह अयस्क यानी आयरन ओर एक जैसे नहीं होते। इसमें भी क्वालिटी होती है, जैसे कि मैग्नेटाइट। इसे सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें 70% तक लोहा होता है, जो इसे स्टील बनाने और दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत कीमती बना देता है। चलिए अब उन चीजों से आगे बढ़ते हैं जिनसे हमारी दुनिया बनती है, और उन चीजों पर आते हैं जिनसे हमारी दुनिया चलती है, यानी भारत के ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा के साधनों को भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है परंपरागत यानी कन्वेंशनल सोर्सेस, जैसे कोयला और पेट्रोल, जो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। और दूसरी तरफ है गैर परंपरागत यानी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, जैसे सोलर और विंड एनर्जी, जो कभी खत्म नहीं होंगे। सालों से भारत काफी हद तक इन्हीं परंपरागत स्रोतों पर निर्भर रहा है। कोयले से बिजली बनती है, पेट्रोल डीजल से गाड़ियां चलती हैं और नेचुरल गैस से घरों में और फैक्ट्रियों में काम होता है। अब ये आंकड़ा देखिए, ये काफी चौंकाने वाला है। भारत में जितना भी पेट्रोलियम निकाला जाता है, उसका 63% सिर्फ एक ही जगह से आता है। इससे पता चलता है कि देश की एनर्जी सिक्योरिटी एक ही सोर्स पर कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है। और वो एक जगह है मुंबई हाई। ये मुंबई के पास समुद्र में एक तेल क्षेत्र है। ये कई दशकों से भारत की एनर्जी सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। लेकिन अब भविष्य इन गैर परंपरागत स्रोतों का ही है। सोलर, विंड, टाइडल और जियोथर्मल एनर्जी, ये सब साफ सुथरी हैं, रिन्यूएबल हैं और भारत के एनर्जी फ्यूचर के लिए बहुत ही जरूरी हैं। अब एक कड़वी सच्चाई का सामना भी करना जरूरी है। इन जरूरी खनिजों को जमीन से निकालने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और यहीं से एक मुश्किल सवाल खड़ा होता है। ये एक बहुत गंभीर सवाल है ना? इन खनिजों और ईंधन के बिना हमारा समाज चल नहीं सकता, लेकिन इनको निकालने का जो प्रोसेस है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए तो माइनिंग को किलर इंडस्ट्री तक कहा जाता है। यहाँ कुछ वजहें बताई गई हैं। खदानों में काम करने वालों को धूल की वजह से फेफड़ों की बीमारियां हो जाती हैं। खदानें धंस सकती हैं, उनमें आग लग सकती है या पानी भर सकता है। इसके अलावा माइनिंग से पानी के स्रोत गंदे होते हैं और जमीन भी खराब होती है। इसकी इंसानी और पर्यावरणीय कीमत दोनों ही बहुत ज्यादा हैं। ये एक बहुत ही दुखद और असली उदाहरण है। मेघालय में रैट होल माइनिंग होती है, जिसमें कोयला निकालने के लिए बहुत ही पतली और खतरनाक सुरंगें खोदी जाती हैं। ये माइनिंग से जुड़े खतरों की एक जीती जागती मिसाल है। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए आगे का रास्ता क्या है? चलिए अब समाधानों पर ध्यान देते हैं और एक बेहतर सस्टेनेबल भविष्य की बात करते हैं। इन खनिजों को बचाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये लिमिटेड है। इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं और हम इन्हें बहुत तेजी से खत्म कर रहे हैं। ये नॉन रिन्यूएबल हैं। और यहीं पर सोलर एनर्जी जैसी चीजें एक उम्मीद बनकर आती हैं। भारत एक ट्रॉपिकल देश है, जहां धूप की कोई कमी नहीं है। सोलर एनर्जी से कोई प्रदूषण नहीं होता, ये कभी खत्म नहीं होगी, और दूर दराज के गांवों तक बिजली पहुंचाने के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। बड़े बड़े समाधानों के अलावा हम लोग भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे जब जरूरत ना हो तो लाइट पंखे बंद करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करना, बिजली बचाने वाले उपकरण खरीदना और धातुओं को रिसाइकिल करना। ये छोटे छोटे कदम मिलकर बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और इसी एक अहम सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। आज हम जो फैसले लेंगे वही तय करेगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बचेगा। सवाल ये है कि क्या हम इन कीमती संसाधनों का इस्तेमाल समझदारी से करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। और अंत में मैं आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जैसे जैसे भारत विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये आज की जरूरतों और आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी संसाधनों के बीच वो सही संतुलन कैसे बनाएगा, इस पर जरूर सोचिएगा।
आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सही मायनों में भारत की अर्थव्यवस्था की जान है, विनिर्माण उद्योग यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली लगभग हर चीज बनाती हैं। और हाँ, यूपीएससी, बीपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से तो ये एक बेहद जरूरी विषय है। तो चलिए इसको जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि ये विनिर्माण आखिर है क्या? अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो ये किसी कच्चे माल को एक ज्यादा कीमती चीज में बदलने का प्रोसेस है। जैसे कपास से कपड़ा बना देना, गन्ने से चीनी तैयार करना या फिर लौह अयस्क से स्टील बनाना। ये सिर्फ चीजों को बदलना नहीं है, बल्कि उनमें कीमत जोड़ना है, और इसी को कहते हैं वैल्यू एडिशन। यही किसी भी देश की आर्थिक तरक्की का आधार होता है। लेकिन इसे आर्थिक विकास की रीढ़ क्यों कहते हैं? देखिए, इसके कई बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज खेतीबाड़ी को मॉडर्न बनाने में मदद करती हैं। दूसरा, ये बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करती हैं, जिससे खेती पर हमारी निर्भरता कम होती है और देश में बेरोजगारी और गरीबी घटती है। और तो और, जब हम बना हुआ माल बाहर बेचते हैं तो देश में कीमती विदेशी मुद्रा भी आती है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि फैक्ट्रियां कहां और क्यों लगाई जाती हैं। फिर हम कृषि और खनिज पर आधारित इंडस्ट्रीज को समझेंगे। इसके बाद हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ के पर्यावरण पर असर को देखेंगे और आखिर में प्रोग्रेस और प्लैनेट के बीच बैलेंस बनाने के तरीकों पर बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, स्थान का सूत्र। कभी सोचा है कि कोई फैक्ट्री किसी एक खास जगह पर ही क्यों लगती है, कहीं और क्यों नहीं? इसके पीछे ना एक पूरा का पूरा इकोनॉमिक लॉजिक काम करता है। तो फिर सवाल यह है कि किसी इंडस्ट्री के लिए परफेक्ट स्पॉट, वो आदर्श जगह कौन सी होती है? आखिर कौन सी बातें हैं जो तय करती हैं कि फैक्ट्री यहीं लगेगी? आइए पता लगाते हैं। ये जो फ्लोचार्ट है ना, ये इस पूरे सवाल का जवाब बड़े अच्छे से देता है। देखिए, एक आइडियल लोकेशन वो होती है जहां कच्चा माल लाने का खर्चा, फिर फैक्ट्री में उसे बनाने का खर्चा और आखिर में बने हुए सामान को बाजार तक पहुंचाने का खर्चा, ये सब मिलाकर सबसे कम आए। बस सारा खेल इसी का है, कॉस्ट कम से कम और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा। तो फिर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये तय करते हैं? सबसे जरूरी है कच्चा माल, फिर चाहिए काम करने वाले लोग यानी लेबर, पैसा यानी कैपिटल, बिजली, पानी, और हाँ, सामान बेचने के लिए मार्केट भी तो चाहिए। सरकारी नीतियां भी बहुत मायने रखती हैं। जहां ये सब कुछ सही बैठ जाता है, वहीं पर इंडस्ट्री फलती फूलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, खेत से उद्योग। जैसा नाम से ही साफ है, ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिनका कच्चा माल सीधा खेतों से आता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग। जरा यहां नजर डालिए। एक तरफ ये जो तस्वीर है, ये पूरा प्रोसेस दिखा रही है कि कैसे एक कच्चा रेशा गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग और फिर डाइंग से गुजरकर एक तैयार कपड़े में बदल जाता है। ये पूरी एक वैल्यू चेन है। और दूसरी तरफ जो नक्शा है वो बता रहा है कि ये इंडस्ट्रीज आखिर हैं कहां। ज्यादातर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आपको महाराष्ट्र, गुजरात जैसे इलाकों में मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वहां कपास आसानी से मिल जाता है। खेतों की बात हो गई, अब चलते हैं जमीन के नीचे छिपे खजाने की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है धरती से उद्योग। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो असल में किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसके बुनियादी ढांचे की नींव होती है। और जब हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। इसे बेसिक इंडस्ट्री यानी आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। अब सवाल है क्यों? क्योंकि सोचिए, चाहे कोई भारी मशीन बनानी हो या छोटी मोटी, सबका कच्चा माल तो यहीं से आता है, सब इसी पर डिपेंडेंट है। स्टील बनता कैसे है, ये स्लाइड उस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को काफी आसानी से समझा रही है। देखिए, इसमें आयरन ओर, कोकिंग कोल और लाइमस्टोन, इन तीनों को करीब करीब 4:1 के रेशियो में एक ब्लास्ट फर्नेस में पिघलाया जाता है। इससे बनता है पिग आयरन। फिर उसमें मैंगनीज मिलाकर उसे और मजबूत बनाया जाता है और तब जाकर हमें मिलता है स्टील। और ये प्रोसेस हमें वापस उसी लोकेशन वाले लॉजिक पर ले आता है। इस मैप को ध्यान से देखिए। इंडिया के ज्यादातर स्टील प्लांट्स छोटा नागपुर पठार के आसपास ही क्यों हैं? सिंपल है, क्योंकि यहीं पर आयरन ओर और कोयला भरपूर मात्रा में मिलता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाता है ना? लोकेशन वाले फॉर्मूले का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल। अब जरा प्रोडक्शन के स्केल को समझते हैं। ये चार्ट देखिए,
ये इंडिया और चाइना का कंपैरिजन है 2004 का, जहां चीन 270 मिलियन टन स्टील बना रहा था, वहीं इंडिया का प्रोडक्शन सिर्फ 32.6 मिलियन टन था। ये जो गैप है ये बहुत बड़ा है। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेटा याद रखने लायक है। अच्छा, आयरन एंड स्टील के बाद एक और बहुत ज़रूरी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, और वो है एल्यूमिनियम की। इसका रॉ मटेरियल होता है बॉक्साइट, और मज़े की बात यह है कि 1 टन एल्यूमिनियम बनाने के लिए 4 से 6 टन बॉक्साइट चाहिए होता है। मतलब प्रोसेस में वजन काफ़ी कम हो जाता है, इसीलिए इसे भी हमेशा रॉ मटेरियल के सोर्स के पास ही लगाया जाता है। तो हमने देखा कि इंडस्ट्री से विकास तो होता है, लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है, और यहाँ वो पहलू है पर्यावरण पर इसका असर। तो अब बात करते हैं इसी कीमत की, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की चुनौती। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को हम मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, एयर पोल्यूशन, जो फैक्ट्रियों के धुएं से होता है। दूसरा, वाटर पोल्यूशन, जब इंडस्ट्री का कचरा नदियों में छोड़ दिया जाता है। तीसरा है थर्मल पोल्यूशन, यानी जब फैक्ट्री का गर्म पानी सीधा नदी तालाबों में जाता है। और चौथा है नॉइज पोल्यूशन, जो मशीनों के शोर से होता है। और ये चारों ही हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो प्रॉब्लम तो है और काफी सीरियस है, पर क्या इसका कोई सल्यूशन है? बिल्कुल है। और यहीं से हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, प्रोग्रेस और प्लैनेट के बीच बैलेंस बनाना। हमें एक ऐसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जरूरत है जो सस्टेनेबल हो, टिकाऊ हो। इसका एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को ट्रीट करना। इसकी 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसमें मशीनों से मोटा मोटा कचरा निकाल दिया जाता है। फिर होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस का यूज होता है। और आखिर में होता है टर्शरी ट्रीटमेंट, जिसमें केमिकल, फिजिकल, हर तरह के तरीकों से पानी को साफ किया जाता है ताकि उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। और ये तस्वीर उसी सॉल्यूशन को एक्शन में दिखा रही है। ये एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। इस तरह के प्लांट्स लगाना सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ एक बहुत बहुत जरूरी कदम है। इसी से हम अपनी नदियों को बचा सकते हैं। और इसी के साथ हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आके रुकते हैं। आखिरी चुनौती यही है कि भारत की इंडस्ट्रीज हमारे प्लैनेट को दांव पर लगाए बिना कैसे ग्रो कर सकती हैं। ये जो बैलेंस है ना, विकास और पर्यावरण के बीच, यही 21वीं सदी का सबसे बड़ा चैलेंज भी है और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी। इस सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है। कभी सोचा है कि किसी भी देश की असली ताकत कहाँ छिपी होती है? ऊंची इमारतों में या फिर उसकी सेना में? असल में ताकत छिपी होती है उसके कारखानों और उद्योगों में। आज हम बात करेंगे भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। जी हां, वही रीढ़ की हड्डी जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को संभाले हुए है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग को अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहते हैं। फिर देखेंगे कि उद्योगों को कैसे बांटा जाता है। जानेंगे भारत के सबसे बड़े औद्योगिक पिलर्स कौन से हैं। और हाँ, इस विकास की जो पर्यावरणीय कीमत चुकानी पड़ रही है उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में एक नए भारत की तस्वीर पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग इतना जरूरी क्यों है? इसे हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है? देखिए, ये बात बहुत सीधी और गहरी है। किसी देश की आर्थिक ताकत का अंदाजा इस बात से लगता है कि वो कच्चे माल को कितनी अच्छी तरह से कीमती चीजों में बदल पाता है। मतलब वो कपास से कपड़ा कितनी जल्दी बनाता है, या फिर जमीन से निकले लौह अयस्क को मजबूत स्टील में कैसे बदलता है। यही तो असली कला है, कच्चे माल में वैल्यू ऐड करना। और ये मत समझिए कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब सिर्फ फैक्ट्रियों से निकलता धुआं है। नहीं, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा है। यही वो सेक्टर है जो हमारी खेती को मॉडर्न बनाता है। यही है जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, मतलब ट्रांसपोर्ट से लेकर बैंकिंग तक में लाखों नौकरियां पैदा करता है। और जब हम अपना बनाया सामान बाहर बेचते हैं तो देश में विदेशी मुद्रा भी तो आती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये विकास का एक जबरदस्त इंजन है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये एक बहुत जरूरी कहानी कह रहे हैं। भारत में हमारी जीडीपी का लगभग 17% हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग से आता है। लेकिन जब हम पूर्वी एशिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को देखते हैं तो वहां ये आंकड़ा 25 से 35% तक पहुंच जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका साफ मतलब है कि हमारे पास आगे बढ़ने की और विकास करने की कितनी बड़ी गुंजाइश है। एक बहुत बड़ा अवसर है। अच्छा, अब ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो बहुत बड़ा है। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें इसे अलग अलग हिस्सों में बांटना होगा। तो चलिए देखते हैं कि उद्योगों को यानी इंडस्ट्रीज को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले आते हैं आधारभूत या बेसिक इंडस्ट्रीज।
जैसा नाम से ही जाहिर है, ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो बाकी सभी इंडस्ट्रीज का आधार हैं। इन्हें आप अर्थव्यवस्था की नींव मान सकते हैं। जैसे लोहा और इस्पात या तांबा गलाने वाले उद्योग, ये वो कच्चा माल तैयार करते हैं जिसके बिना ना तो कार बन सकती है, ना मशीनें और ना ही हमारे घर। ये बाकी सबकी बुनियाद हैं। और फिर दूसरी तरफ हैं उपभोक्ता उद्योग, यानी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो सीधे हमारे इस्तेमाल के लिए सामान बनाती हैं। सोचिए, सुबह जिस चीनी से चाय बनती है, जिस कागज पर हम लिखते हैं, या फिर पंखे और सिलाई मशीन, ये सब इन्हीं इंडस्ट्रीज की देन है। ये सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं। अब इंडस्ट्रीज को उनके साइज के हिसाब से भी बांटा जाता है। ये साइज तय होता है पैसे से, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट से। एक होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जहां 1 करोड़ रुपए तक का निवेश होता है, और दूसरी तरफ है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जहां 10 करोड़ से कहीं ज्यादा का निवेश होता है और हजारों लोग काम करते हैं। तो ये निवेश का पैमाना ही है जो छोटे और बड़े उद्योग में फर्क करता है। तो अब जब हम ये बेसिक क्लासिफिकेशन समझ गए हैं, तो चलिए भारत के 3 सबसे अहम औद्योगिक स्तंभों की कहानी में उतरते हैं। ये 3 सेक्टर हमारे अतीत, हमारे आज और हमारे आने वाले कल तीनों की कहानी कहते हैं। तो हमारा पहला स्तंभ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कपड़ा उद्योग। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये हमारी एक विरासत है जो सीधे हमारी खेती और हमारी संस्कृति से जुड़ी है। और ये हमारी जीडीपी में भी करीब 4% का योगदान देती है। काफी बड़ा नंबर है ये। और जानते हैं भारतीय कपड़ा उद्योग की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो है इसकी आत्मनिर्भरता, मतलब सेल्फ रिलायंस। ये भारत का इकलौता ऐसा उद्योग है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। मतलब कपास उगाने से लेकर धागा बनाने, कपड़ा बुनने और फिर उसे तैयार कपड़ों में बदलने तक हर एक कदम पर हम आत्मनिर्भर हैं। इसे कहते हैं पूरी वैल्यू चेन पर कंट्रोल, और ये ग्लोबल मार्केट में हमें एक जबरदस्त बढ़त देता है। अब जरा इस मैप को ध्यान से देखिए। ये जो मुंबई, सूरत, कोयंबटूर जैसे नाम दिख रहे हैं, ये भारत के कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सबसे बड़े गढ़ हैं। और एक बहुत दिलचस्प बात पर गौर कीजिए, ये सारे केंद्र ज्यादातर उन्हीं इलाकों में हैं जहां कपास की खेती होती है। क्यों? ताकि कच्चा माल आसानी से मिल जाए, बाजार पास हो और ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचे। ये जो लोकेशन वाले सवाल आते हैं ना, उनके लिए समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे स्तंभ की तरफ, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसे आप मॉडर्न इंडिया की आधारशिला कह सकते हैं। आज जो भी बड़ी बड़ी इमारतें, लंबे लंबे पुल और भारी मशीनें हम देखते हैं, वो सब इसी की बुनियाद पर टिकी हैं। और ये मैप देखिए, ये इंडस्ट्रियल लोकेशन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, ये सारे बड़े स्टील प्लांट्स छोटा नागपुर पठार के इलाके में ही क्यों हैं? इसका एक सीधा सा जवाब है, क्योंकि यहाँ कच्चा माल यानी लौह अयस्क और कोयला भरपूर मात्रा में मिलता है। इससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचता है और प्रोडक्शन की लागत अपने आप कम हो जाती है। और अब हमारा तीसरा स्तंभ, ये हमें सीधे भविष्य में ले जाता है। ये है इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर की दुनिया, एक नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री। और भारत का लक्ष्य देखिए, 2025-26 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करना। ये दिखाता है कि हमारे इरादे कितने बुलंद हैं। इस डिजिटल क्रांति के पीछे मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी सरकारी पहलों का बहुत बड़ा हाथ है। नतीजा, आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है, और बेंगलुरु, वो तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स कैपिटल बन ही चुका है। दुनिया की लगभग 90% सेमीकंडक्टर कंपनियों के R&D सेंटर्स आज भारत में हैं। ये मैप भारत की नई इंडस्ट्रियल तस्वीर है। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, नोएडा, ये सब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं। ये वो नर्व सेंटर्स हैं जहां से भारत का पूरा IT बूम कंट्रोल होता है। ये शहर सिर्फ एक्सपोर्ट के हब नहीं है, बल्कि इनोवेशन और नए आइडियाज के भी गढ़ बन चुके हैं। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की ये जो शानदार कहानी है, इसके पीछे एक अंधेरा सच भी छिपा है। और वो सच है हमारे पर्यावरण को पहुंच रहा नुकसान। इंडस्ट्री से होने वाला प्रदूषण मुख्य रूप से 4 तरह का होता है: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन। सीधी सी बात है, फैक्ट्रियों की चिमनियों से हवा में जहर घुलता है और उनका केमिकल वाला कचरा हमारी जमीन और पानी को बर्बाद कर देता है।
इनमें से भी वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। सोचकर देखिए, जब फैक्ट्री का सारा केमिकल और कचरा बिना ट्रीटमेंट के सीधे हमारी नदियों में बहा दिया जाता है तो क्या होता है? वो सिर्फ पानी को गंदा नहीं करता, वो पूरे इकोसिस्टम को, उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को खत्म कर देता है। हमारी जीवन देने वाली नदियां जहरीले नाले बन जाती हैं। और देखिए विडंबना क्या है, जो इंडस्ट्रीज हमारी ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी हैं, जैसे पेपर, केमिकल, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, वही हमारी नदियों को सबसे ज्यादा प्रदूषित भी कर रही हैं। ये वाकई में विकास की एक दोधारी तलवार है। तो सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? चलिए अब भारत के भविष्य के मैन्युफैक्चरिंग विजन को देखते हैं और उस एक बड़े सवाल पर बात करते हैं जो हमारे आने वाले कल को तय करेगा। और यहीं पर आकर हम आज के सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल पर पहुंचते हैं। क्या भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के अपने सपने को पूरा कर सकता है और साथ ही साथ अपने पर्यावरण को भी बचा सकता है? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, आर्थिक तरक्की और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच एक संतुलन बनाने की। और इसी सवाल के जवाब पर हमारे देश का भविष्य टिका है। तो चलिए बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जानना बेहद जरूरी है। सोचिए, भारत की अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़े शरीर की तरह है। तो फिर इस शरीर को जिंदा क्या रखता है? इसकी धमनियां और नसें क्या हैं? आज हम इन्हीं जीवंत रेखाओं को समझेंगे, मतलब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के वो सारे नेटवर्क्स जो देश की जान हैं। देखिए, इस एक चार्ट में ना पूरे चैप्टर का सार है। ये बस ट्रांसपोर्ट के अलग अलग तरीके नहीं हैं, बल्कि ये भारत की तरक्की के 3 मेन पिलर्स हैं: जमीन, पानी और हवा। हम एक एक करके इन सबको समझेंगे और देखेंगे कि ये सब मिलकर देश की इकोनॉमी को रफ्तार कैसे देते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर इन जीवन रेखाओं का मतलब क्या है? क्यों हम इन सड़कों, ट्रेनों और बंदरगाहों को देश के लिए इतना ज्यादा जरूरी मानते हैं? इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये सिर्फ रास्ते नहीं हैं, ये वो सिस्टम है जो देश के एक कोने में बन रहे सामान को दूसरे कोने में बैठे खरीदार तक पहुंचाता है। ये वो पाइपलाइन है जिससे गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज सब कुछ बहता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं उस नेटवर्क से जो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। वो सड़कों का जाल जो भारत के हर गांव, हर शहर को आपस में पिरोता है। भारत के सड़कों को इन 6 हिस्सों में बांटा गया है। और हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। एक तरफ हैं सुपर हाईवे जो बड़े बड़े शहरों को जोड़ते हैं, तो दूसरी तरफ हैं बॉर्डर रोड्स जो देश की सुरक्षा के लिए अहम है। हर सड़क का अपना एक खास काम है। और इन सब में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज या गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। ये सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो भारत के 4 सबसे बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़कर व्यापार और ट्रांसपोर्ट में एक क्रांति ला रहा है। जरा इस नक्शे को गौर से देखिए। ये जो पीली लाइन एक चौकोर बना रही है, यही है स्वर्णिम चतुर्भुज। और साथ में ये भी देखिए कि कैसे उत्तर में श्रीनगर से, दक्षिण में कन्याकुमारी और पश्चिम में पोरबंदर से लेकर पूर्व में सिलचर तक इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाए गए हैं। ये पूरे भारत को जोड़ने की तस्वीर है। सड़कों के बाद अब बात करते हैं भारत की असली लाइफलाइन की, इंडियन रेलवेज की। और साथ ही हम नजर डालेंगे ट्रांसपोर्ट के एक छिपे हुए नेटवर्क पर, यानी पाइपलाइंस पर। यहां एक बहुत मजेदार बात है समझने वाली। सड़क और रेल ये एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं करते, बल्कि ये तो एक टीम की तरह काम करते हैं। कैसे? सोचिए, फैक्ट्री से कोई सामान बना, वो ट्रक पर लदा और सीधा पहुंच गया रेलवे स्टेशन। फिर ट्रेन ने उसे देश के दूसरे कोने तक पहुंचा दिया। बस इसी को कहते हैं फीडर सिस्टम। मतलब सड़कें एक तरह से रेल नेटवर्क को सपोर्ट करती हैं। पता है, इस नक्शे में एक कहानी छिपी है। ध्यान से देखिए, उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं वहां रेल लाइनों का जाल कितना घना है, और फिर इसकी तुलना कीजिए नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी राज्यों से जहां लाइनें बहुत कम हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सीधी सपाट जमीन पर रेलवे लाइन बिछाना आसान और सस्ता होता है, जबकि पहाड़ों में ये बहुत ही मुश्किल और महंगा काम है। ये दिखाता है कि कैसे भूगोल सीधा सीधा अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। जमीन के नीचे, हमारी नजरों से दूर, पाइपलाइनों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो चुपचाप अपना काम कर रहा है। असम के तेल के कुओं से लेकर गुजरात के तटों तक ये पाइपलाइनें देश की एनर्जी की जरूरतें पूरी करती हैं और सड़कों और रेल पर पड़ने वाले भारी बोझ को भी कम करती हैं। चलिए अब उन साधनों की बात करते हैं जो भारत को सीधी सीधी दुनिया से जोड़ते हैं।
हमारी विशाल समुद्री सीमा और हमारे बढ़ते हुए एयरवेज नेटवर्क। 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा, ये है भारत की कोस्ट लाइन की लंबाई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि कुदरत का दिया एक ऐसा तोहफा है जो हमें दुनिया से व्यापार करने में एक बहुत बड़ी बढ़त देता है। 95%। सोचिए, भारत का लगभग सारा का सारा इंटरनेशनल ट्रेड मतलब 95% समंदर के रास्ते होता है। हाँ, हवाई जहाज से कीमती या जल्दी खराब होने वाला सामान भेजा जा सकता है, पर जब बात आती है भारी भरकम चीजों की, जैसे तेल, कोयला, बड़ी बड़ी मशीनें, तो फिर समुद्री जहाज का कोई मुकाबला ही नहीं है। यही वजह है कि हमारे पोर्ट्स देश की इकोनॉमी के गेटवे हैं। यहाँ हमें ट्रांसपोर्ट के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखते हैं। एक तरफ हैं समुद्री जहाज जो टनों सामान ढोते हैं, और दूसरी तरफ हैं हवाई जहाज जो स्पीड और दूर दराज के इलाकों तक कनेक्टिविटी पक्की करते हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और आखिर में इन सबको उन सर्विसेज से जोड़ते हैं जो इन्हीं फिजिकल लाइफलाइंस पर चलती हैं, यानी कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड और टूरिज्म। कहते हैं कि किसी भी देश की आर्थिक सेहत का अंदाजा उसके इंटरनेशनल ट्रेड से लग जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई देश बहुत सारा माल बाहर बेच रहा है, मतलब वहां प्रोडक्शन अच्छा है, और अगर वो बहुत कुछ खरीद रहा है तो उसका मतलब है कि लोगों की खरीदने की ताकत बढ़ रही है। इसलिए व्यापार इकोनॉमी का एक तरह से थर्मामीटर है। ये आंकड़े भारत की ट्रेड स्टोरी बताते हैं। देखिए, हम दुनिया को इंजीनियरिंग गुड्स और जेम्स एंड ज्वेलरी बेचते हैं, जो हमारे स्किल को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो हमारी एनर्जी की भूख को दर्शाता है। इसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज तय करता है। और हाँ, टूरिज्म को कैसे भूल सकते हैं? ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है। जब विदेशी टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज लाते हैं, लेकिन जब हम खुद अपने देश में घूमते हैं तो एक दूसरे के कल्चर को समझते हैं, जिससे नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ता है। साथ ही इससे छोटे छोटे लोकल कारीगरों और दुकानदारों को भी रोजगार मिलता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज के डिजिटल युग में जहां इंटरनेट सब कुछ जोड़ रहा है, इन फिजिकल नेटवर्क्स, सड़क, रेल, जहाज का भविष्य क्या होगा? भारत के विकास की अगली कहानी कौन लिखेगा? अच्छा, कभी ये सोचा है कि जो सुबह सुबह हम चाय पीते हैं, उसकी पत्ती असम के बागानों से हमारी मेज तक पहुंचती कैसे है? या ये जो फोन हमारे हाथ में है, वो दुनिया के किसी दूसरे कोने से यहां तक आया कैसे है? तो आज हम भारत की अर्थव्यवस्था की उन्हीं अदृश्य जीवन रेखाओं को समझने की कोशिश करेंगे जो इन सब चीजों को मुमकिन बनाती हैं। तो सवाल उठता है कि किसी देश की धड़कन आखिर होती क्या है? देखिए, ये कोई फिलॉसफी की बात नहीं है। इसका जवाब तो हमारे चारों ओर हर पल एक लगातार चलती हुई गति में मौजूद है। बिल्कुल एक जीते जागते शरीर की तरह। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था नसों और धमनियों के एक बहुत बड़े नेटवर्क पर ही तो टिकी होती है। यही वो जीवन रेखाएं हैं जो सामान, लोग और यहाँ तक कि हमारे विचारों को भी देश के कोने कोने तक पहुंचाती हैं और अर्थव्यवस्था को आप कह सकते हैं जिंदा और धड़कता हुआ रखती हैं। तो ये जो जीवन रेखाएं हैं, इन्हें हम मोटे तौर पर 3 बड़े हिस्सों में देख सकते हैं: जमीन, पानी और हवा। पर मजे की बात यह है कि ये तीनों सिस्टम्स अलग अलग काम नहीं करते। असली जादू तो तब होता है जब ये सब मिलकर काम करते हैं, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं जो हमारे गली के बाजार को सीधे दुनिया के बाजार से जोड़ देता है। तो चलिए इस नेटवर्क की सबसे अहम धमनी से शुरू करते हैं, मतलब वो हिस्सा जो जमीन पर फैला हुआ है। क्या आप जानते हैं कि भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है? ये 62 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। मतलब इतनी सड़क कि आप पृथ्वी के करीब करीब 155 चक्कर लगा सकते हैं। सोचिए जरा, इस पूरे नेटवर्क को ना एक पिरामिड की तरह समझा जा सकता है। सबसे ऊपर हैं गोल्डन क्वाड्रिलैटरल्स जैसे बड़े बड़े नेशनल हाईवेज जो हमारे महानगरों को जोड़ते हैं और बिजनेस को रफ्तार देते हैं। और फिर इस पिरामिड की नींव में हैं वो ग्रामीण सड़कें जो भारत के हर एक गांव को देश की तरक्की से जोड़ती हैं। तो फिर सड़कों और रेलवे में फर्क क्या है? देखिए, दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत जरूरी हैं, लेकिन सड़कें आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो डोर टू डोर सर्विस देती हैं जो रेलवे नहीं दे सकता। ये मानो देश के सर्कुलेटरी सिस्टम की सबसे बारीक नसें हैं जो हर घर तक पहुंचती हैं। जरा 1853 के उस दिन के बारे में सोचिए जब पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के लिए चली थी। वो ट्रेन सिर्फ यात्रियों को नहीं ले जा रही थी, बल्कि अपने साथ भारत की इंडस्ट्री और खेती का भविष्य भी लेकर चल रही थी।
और तब से लेकर आज तक रेलवे सही मायनों में देश की तरक्की का इंजन बना हुआ है। अब बात एक ऐसे नेटवर्क की जो हमारी नजरों से छिपा रहता है, जमीन के नीचे बिछी धमनियों की, यानी पाइपलाइंस की। एचवीजे जैसी पाइपलाइनें बिना किसी ट्रैफिक जाम के, बिना किसी देरी के क्रूड ऑयल और गैस को सीधे फैक्ट्रियों तक पहुंचा देती हैं। मतलब ये ट्रांसपोर्ट का एक बेहद एफिशिएंट तरीका है। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब उन रास्तों पर नजर डालते हैं जो लंबी दूरी और तेज रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। जलमार्गों को ना ट्रांसपोर्टेशन का साइलेंट हीरो कहा जा सकता है। ये ना सिर्फ सबसे सस्ते पड़ते हैं, बल्कि भारी भरकम सामान ले जाने के लिए सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी हैं, और हाँ, पर्यावरण के लिए भी बेहतर हैं। और ये आंकड़ा तो आपको सच में चौंका देगा। वजन के हिसाब से देखें तो भारत का 95%, जी हां 95% विदेशी व्यापार समंदर के रास्ते होता है। देश के जो 12 बड़े और करीब 200 छोटे बंदरगाह हैं, वो असल में दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए भारत के दरवाजे हैं। और फिर आता है एक्सप्रेस रूट, एयर ट्रांसपोर्ट। जब रफ्तार ही सब कुछ हो, या फिर जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों जैसी मुश्किल जगहों पर पहुंचना हो, तब हवाई सफर का कोई मुकाबला नहीं है। तो देखिए, अगर ट्रांसपोर्ट किसी शरीर का सर्कुलेटरी सिस्टम है जहां खून दौड़ता है, तो कम्युनिकेशन और ट्रेड उस शरीर का नर्वस सिस्टम है, यानी वो दिमाग जो इस पूरे बहाव को कंट्रोल करता है। सोचिए, चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी पोस्टल सर्विस हो जो भारत की है, या हमारा एडवांस टेलीकॉम नेटवर्क, यही तो वो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है जो तय करता है कि कौन सा ट्रक किस रास्ते जाएगा या कौन सा कंटेनर किस जहाज पर लोड होगा। अगर ये ना हो तो सच में सब कुछ ठप पड़ जाएगा। ट्रेड यानी व्यापार, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये बस चीज़ों और सर्विसेज का लेन देन है। लेकिन ये छोटा सा लेन देन ही है जो लोकल लेवल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पूरी इकोनॉमी को चलाता है। कोई भी देश कितना सामान बाहर से मंगवाता है यानी इंपोर्ट करता है, और कितना सामान बाहर भेजता है यानी एक्सपोर्ट करता है, इसके बीच का जो बैलेंस है ना, वो उस देश की इकोनॉमी का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड होता है। इसी से पता चलता है कि उसकी आर्थिक सेहत कैसी है। ये लेन देन दिखाता है कि भारत की इकोनॉमी दुनिया से कितनी जुड़ी हुई है। हम बाहर से कच्चा तेल और मशीनरी जैसी चीजें मंगवाते हैं, और यहां से रत्न, गहने और खेती से जुड़े प्रोडक्ट्स बाहर भेजते हैं। और हाँ, हाल के सालों में तो भारत एक सॉफ्टवेयर सुपर पावर बनकर भी उभरा है। और जब ये सड़कें, ट्रेनें और उड़ानें लोगों के लिए घूमना फिरना इतना आसान बना देती हैं, तो एक और बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंजन अपने आप स्टार्ट हो जाता है, और वो है टूरिज्म। टूरिज्म का मतलब सिर्फ छुट्टियां मनाना नहीं है, ये एक पूरा का पूरा ट्रेड है, एक ऐसा व्यापार जो हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को सपोर्ट करता है, नेशनल यूनिटी को मजबूत करता है, और हमारी शानदार कल्चरल विरासत को दुनिया के सामने रखता है। ये इकोनॉमी के लिए एक तरह की सॉफ्ट पावर है। तो कुल मिला के बात एकदम साफ है। ये जो जीवन रेखाएं हैं, सड़कें, रेल बंदरगाह, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील के ढांचे नहीं हैं। ये एक मजबूत, चलती फिरती और आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की असली बुनियाद हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, ये सोचना तो बनता है कि आने वाले दशकों में हमारी इकोनॉमी की ये नसें और ये सिग्नल कैसे बदलेंगे, भविष्य की जीवन रेखाएं आखिर कैसी दिखेंगी।